चलिए हम लोग अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। अकाउंट हम लोग 2 कंसेप्ट डाल चुके हैं, देख चुके हैं, बीच में ब्रेक लिया हमने, और आज हम लोगों का इकोनॉमिक्स का पहला सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12 के अंदर। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये दे दें, जो बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या जो बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, क्लास 11 में कुछ भी किया है, उनको यहाँ क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने में, जानने में या इसके क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको आने वाली नहीं है। सबसे पहले जो स्कोप ऑफ स्टडी है हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला यूनिट हमारे पास में होता है वो यूनिट होता है हमारे पास में नेशनल इनकम। ठीक है, पहला यूनिट जो है वो हमारे पास कौन सा यूनिट है, हमारा नेशनल इनकम का यूनिट है। लेकिन क्योंकि नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले नेशनल इनकम एक एट्रीब्यूट है या एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हम लोगों को ये समझना जरूरी होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, पहले जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम समझ लेंगे, फिर उसके अंदर के अलग अलग जो कंसेप्ट हैं, चाहे वो नेशनल इनकम है, चाहे इनकम एम्प्लॉयमेंट है, चाहे मनी बैंकिंग है, चाहे गवर्नमेंट बजट है, चाहे फॉरेस्ट और बीओपी, ठीक है, इतना ही सेगमेंट आपको पढ़ना है, ये सारा सेगमेंट आप समझ पाएंगे। ठीक है, हमारा कोर्स ऑफ स्टडी कैसे चलेगा इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सबसे पहले हम आपके साथ में लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई एस्केप आउट वाली बात नहीं होगी कि हाँ यहाँ से ये टॉपिक पढ़ा दिया, वहाँ से वो टॉपिक पढ़ा दिया। टोटल का टोटल जो टॉपिक है पूरा क्लास में डिस्कस होगा, आप उस लेक्चर को सुनेंगे और इस लेक्चर की डिलीवरी के बीच में हम कोशिश करेंगे कि आपका 1 से 2 किताब खत्म हो जाए। ठीक है, एक जो बेस किताब लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है, और दूसरा जो एक एडवांस किताब होगी, वो 2 किताब हम आपको कवर कराएंगे। हम क्या कवर कराएंगे ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हम आपसे 2 किताब कवर कराएंगे हर टॉपिक के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने टॉपिक आपके हैं सब टॉपिक में मैक्रो में हम आपका 2 किताब कवर कराएंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स में हम आपका 1 किताब कवर कराएंगे। ठीक है, मैक्रो के अंदर हम लोग बेसिक स्टडी संदीप गर्ग का जो भी एलिमेंट है उससे करेंगे, और उसके बाद जो एडवांस लेवल का स्टडी होगा वो एडवांस लेवल का स्टडी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके साथ में, बीकेओडी के साथ में। ठीक है, अभी जो आपके सामने की क्लास किताब है ये बीकेओडी की किताब है, बिकॉज संदीप गर्ग में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, या से उसमें इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम ही दे दिया था पूरा का पूरा। इसी वजह से हम लोग ये पूरा का पूरा अभी इंट्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ के चलेंगे। फिर जब नेशनल इनकम में ये इसमें हमको एटलीस्ट 2 से 2.5 क्लास लग जाएगा। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता देंगे, 2 से 2.5 क्लास बड़े आराम से लग जाएगा। जब इंट्रोडक्शन हम लोग का खत्म हो जाएगा तो हम लोग यूनिट नंबर 1 की तरफ क्या करेंगे, स्विच करेंगे। यूनिट नंबर 1 हम लोगों का किस चीज का है, यूनिट नंबर 1 है हम लोगों का नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी ये जो आप बात पढ़ने वाले हैं ये आप सबसे पहले नेशनल इनकम जो कि एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग कैसे है। तो जो बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आइए, बोलता है द टर्म मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, बोलता है इसका ओरिजिन ग्रीक शब्द से हुआ, जिसका कि जो ग्रीक में जो शब्द था मैक्रोस। ठीक है, 2 शब्द हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो सब लोग जानता है बिकॉज माइक्रोस्कोप सब लोग जानते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये इसका नॉर्मल शब्दावली है, नॉर्मल। ठीक है, जब हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जब हम आ जाते हैं तो माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट और मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट यूनिट। ठीक है, मैक्रो का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट यूनिट, और बस वही हम लोग जो हमेशा बोलते हैं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, तो स्मॉल, जब हम स्मॉल यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम माइक्रो पढ़ रहे थे, जब हम लार्ज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो। जब हम आपकी, अपनी, हमारी, इनकी, उनकी, इन सबकी इनकम के बारे में पढ़ेंगे, इसका मतलब हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़
रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज हम इंडिविजुअल एलिमेंट पर बात कर रहे हैं। हम एक सप्लायर की सप्लाई की बात कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम माइक्रो बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? माइक्रो। लेकिन जब हम इसी को एग्रीगेट कर दें, एग्रीगेट करने का मतलब है कि इसको हम जोड़ दें, हम देश में हर आदमी की कमाई की बात करें, तो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक। नेशनल इनकम, देश में हर प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन की बात करें, क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। देश के हर कंज्यूमर के डिमांड की बात करें, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अपने एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजम्पशन, देश के एक्सपेंडिचर और इनकम की बात करें तो बजट। बात समझ में आ रही है? तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एग्रीगेट यूनिट। तो वो क्या ना, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, तो माइक्रो मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैक्रो बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आती है? बोलता है मैक्रो इंग्लिश में जो डिराइव हुआ वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है लार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आई? आगे बोलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल शब्द का जो मतलब होता है, इसका मतलब अच्छा क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो इकोनॉमी का डेफिनेशन सब लोगों को आता है, ये पूरा इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी बहुत सारे लोगों का सिस्टम है। क्या है? सिस्टम, कनेक्शन। इसमें जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम माइक्रो की बात करते हैं। कोई भी एलिमेंट हो, इंडिविजुअल का डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई, इंडिविजुअल का प्रोडक्शन, इंडिविजुअल का कॉस्ट, इंडिविजुअल का कुछ भी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? माइक्रो। लेकिन जब हम इस पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, then it's called as macro। इसीलिए उसने वर्ड बोला इकोनॉमी एज अ होल। चले, यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? अभी हम बेसिक बात चल रही है, अभी एडवांस लेवल की कोई बात नहीं हो रही है। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? उधर पीछे कनेक्ट करने में कोई परेशानी? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, बोलते हैं जब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो वाला ब्रांच है विच स्टडी, जो पढ़ाता है, जिसके अंदर पढ़ना होता है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेरा तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट किसका प्रॉब्लम है? पूरे देश का प्रॉब्लम है। पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, देश का प्रॉब्लम है। तो भाई जब हम इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, तो वो मैक्रो का हिस्सा है। जब पर्सनल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं तो वो कहाँ का हिस्सा है? वो माइक्रो का हिस्सा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आगे बढ़ो। It studies such economic questions that concern the welfare of all residents of a country। होता है मैक्रो के अंदर हम उन सवालों के बारे में पढ़ते हैं जिन सवालों का जवाब पूरे के पूरे इकोनॉमी के कल्याण के लिए जरूरी है। एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, समझ में आ रहा है? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, generation of employment, more and more production, large increase in the GDP। ये सारी क्या बातें हैं? ये सारी बातें क्या हमारे और आप तक है या पूरे देश तक? पूरे देश। तो वो सारी घटनाएं, वो सारी बातें जो हम देश के लेवल पर पढ़ेंगे, जहाँ पे हम वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट, ये शब्द देखो, वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। ठीक है, मतलब हर निवासी जो इस देश में रहता है, अगर उसके कल्याण की बात हो रही है तो वो सारा का सारा टॉपिक आंख बंद करके कहाँ आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा। कोई दिक्कत समझने? कहे कि जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको यूनिट को कनेक्ट करना पड़ेगा टॉपिक से, कि क्या आपका यूनिट टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप पढ़ेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ मेरा आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश का प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे और बात होगी गवर्नमेंट बजट।
कॉमर्शियल बैंक, मनी एंड बैंकिंग, क्रेडिट, ठीक है, ये सारा सिर्फ मेरा या आपका इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है। और फिर लास्ट में एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज, दो देशों की करेंसी के बीच में कैसे एक्सचेंज होगा, क्या ये सिर्फ मेरा और आपका इशू है या पूरे देश का इशू है, पूरे देश का इशू है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहां पढ़ते हैं, मैक्रो के अंदर। बहुत सारे और चैप्टर्स हैं जो आप क्लास 12 में नहीं पढ़ने, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स जो आप क्लास 12 में नहीं पढ़ने हैं, वो भी आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो वो मैक्रो का हिस्सा होगा। इकोनॉमिक्स का बेसिकली बहुत सारा ब्रांच है बच्चा, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च इकोनॉमिक्स, रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रिसर्च, बहुत सारा हिस्सा है, ठीक है। और लास्ट में जाकर के ये सारा हिस्सा एक बार क्लब हो जाता है और क्लब होकर के रिसर्च इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ा जाता है, ठीक है। जब आप एमए इन इकोनॉमिक्स करेंगे तो फिर ये आकर की चीजें रिसर्च इकोनॉमिक्स के नाम से हो जाएंगी, ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एंड बिलीव मी कॉमर्स का सबसे बढ़िया पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक मिनट पॉज करो। तो आगे हम लोग देखें तो बोलता है वेलफेयर ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, जितने रेजिडेंट्स हैं कंट्री के अंदर सबका वेलफेयर हम कहां पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। आगे बात बोलता है these questions are like of employment of the resident, हमने इस पे चर्चा कर ली, ग्रोथ ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन पे हमने चर्चा कर ली, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन्फ्लेशन पे हमने बात कर ली, ठीक है। और होता है द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, आगे डिप्रेशन हम आपको समझाएंगे ये क्या होता है, ठीक है। डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है मेंटल डिप्रेशन, ठीक है, ये डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन है जब देश में डिमांड कम हो जाता है और डिमांड कम होने की वजह से मार्केट टूटने लगता है, ये वो डिप्रेशन, ठीक है, जो अभी कोविड कंडीशंस में हमारे यहाँ हो रहा था या सब जगह हो रहा था, ठीक है। तो डिप्रेशन पूरे देश का प्रॉब्लम है, कोई एक आदमी का प्रॉब्लम, एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज होना, ठीक है, कोई एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इन सब चीजों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। बोले यहाँ तक कोई परेशानी? तो जब भी मैक्रो आपके दिमाग में आए आप सोचेंगे कि इट इज ऑन द ब्रॉडर साइड, इकोनॉमिक वैल्यूएशन, पॉलिसी मेकिंग, सब कुछ कहाँ पढ़ना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। बिकॉज मैक्रो से ही क्या होगा, देश चलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपको हेल्प कराएंगी देश चलाने के लिए, ठीक है। तो जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज या स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, पहली चीज ये इमेजिनेटिव होती है। इमेजिनेटिव का मतलब होता है कि ये एक्चुअली धरातल पर नहीं होती है, ये बनाई गई होती है या बनाई जा रही होती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बजट पास करती है तो क्या बजट जो है वो एक्चुअल होता है, नहीं, वो क्या होता है, एंटीसिपेटेड होता है, अनुमानित होता है। तो मैक्रो के मैक्सिमम कंडीशंस जो हम पढ़ेंगे, मैक्सिमम चैप्टर, आप ये मत समझ लेना कि ये एग्जैक्ट हो रहा है, नहीं, ये इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड मतलब अगर ऐसा होगा तो ऐसा किया जाए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसा होगा ये किया जाएगा तो इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना और समझना है, समझ में आती है बात। ये इम्प्लाइड सिचुएशंस के एक्सप्लेन्ड रिजल्ट्स होते हैं। क्या बोला, इम्प्लाइड सिचुएशंस के एक्सप्लेन्ड रिजल्ट्स होते हैं कि भाई साहब ऐसा होगा तो ये काम करेंगे, ऐसा होगा तो वो काम करेंगे, वैसा होगा तो ये काम करेंगे, ठीक है, बात समझ में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे बात करते हैं यहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन सम अदर थिंग इन एंटिसिपेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आगे बढ़े, आइए। अब एक डेफिनेशन है, हाँ कुछ चीजें होंगी जहाँ पे कुछ चीजें आपको उसको याद करना पड़ेगा, एक दो डेफिनेशन हर चैप्टर में, एक दो फॉर्मूला हर चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको पहले समझना पड़ेगा और फिर कोशिश करनी पड़ेगी कि इसको हम क्या कर लें, याद कर लें।
एमएच स्पेंसर, ये कोई इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, एमएच स्पेंसर कोई इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी वर्ड्स में इस चीज को डिफाइन किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। देखिए क्या बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल, ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं, और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट, या तो पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है या इकोनॉमी के बहुत लार्ज सेगमेंट की बात हो रही है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी के पोर्शन की बात हो रही है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स intention is focused on such problems as attention is focused on such problems as the level of unemployment, वो the attention, जो भी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो में, उसका अटेंशन कहाँ होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बोलता है द नेशन टोटल आउटपुट, जिसको हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है, एंड अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस। मतलब समझ में आया, ठीक है, कि मोर और लेस हम लोगों का सारा फोकस कहाँ है, फोकस है इकोनॉमी एज अ होल, द मैटर्स एंड द कंसर्न्स व्हिच आर अफेक्टिंग द टोटल इकोनॉमिक साइड, all the matters which need the policy making and policy formulation that are needed for the welfare of economy as a whole, economy as a whole। बोलिए कुछ कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े। अब बोलता है नेक्स्ट पैराग्राफ हमसे बात करता है किस चीज के ऊपर, बोलता है हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि मैक्रो और माइक्रो ये दोनों आपस में अलग कैसे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पे इसने इस डिफरेंस को क्या किया है, कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, निकालने की कोशिश की है। हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर इसका डिफरेंस खोजेंगे, समझेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोलता है, बेसिस ऑफ स्टडी, मतलब माइक्रो और मैक्रो के पढ़ने का आधार, बेसिस का मतलब होता है आधार, ठीक है, बेस, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउसहोल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। हर जगह देखते हैं क्या लगा हुआ है, एक यूनिट, सिंगल यूनिट। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ने का आधार क्या है, हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। जो बच्चे पढ़े होंगे या जो नहीं भी पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, दो शब्द यूज होता है, पहला शब्द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, और दूसरा शब्द यूज होता है एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। रिसोर्सेज हमारे पास बहुतायत में नहीं है, कम है, और ह्यूमन की जो नीड्स हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं और रिकरिंग हैं। और फिर बात होती है कि these recurring needs are to be satisfied with the limited resources, and there comes the problem of choice. And microeconomics studies this at the level of individual। एक व्यक्ति का क्या डिमांड है, एक व्यक्ति का क्या सप्लाई है, एक इंडस्ट्री का क्या डिमांड है, एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, ये सब, ये बेसिस ऑफ स्टडी क्या हो गया, माइक्रो का। माइक्रो का बेसिस ऑफ स्टडी हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिस ऑफ स्टडी हमेशा क्या होता है, एग्रीगेट यूनिट। मैक्रो का क्या होता है, एग्रीगेट यूनिट, माइक्रो का क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट। कोई दिक्कत? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पीछे जो बच्चे बैठे लिए मत, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ने का आधार क्या है, इकोनॉमी एज अ होल। मतलब कोई भी बात सिंपल नहीं होगी, कोई भी बात अकेले नहीं होगी, कोई भी बात एक व्यक्ति की नहीं होगी, बात जब भी होगी किसकी होगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे इकोनॉमी की होगी।
वो इंडिविजुअल कंसेप्ट, अगर पूरे देश के कंसेप्ट में अगर बात किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक है। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इट्स अ वेरी सिचुएशनल एनालिसिस। कभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कौन सी स्टडी माइक्रो में आएगी, कौन सी स्टडी मैक्रो में आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्स। यूनिवर्स समझते हो? ठीक है, आप कितना बड़ा यूनिवर्स ले रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो। ठीक है, हम करने वाले हैं, इसलिए बात करने वाले हैं। जो बच्चे मैथ्स पढ़े होंगे उनको सेट रिलेशन फंक्शन पता होगा। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन में एक चीज होती है यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर लिया जाता है सेट। जो मैथ नहीं पढ़े हो घबराए नहीं, आइए देखिए, समझिए, मैथ्स को गोली मारिए। आइए देखिए, आई यूनिवर्स है। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। उसके अंदर आप किस इंडिविजुअल यूनिट को ले लिए तो ये माइक्रो हो गया, पूरा यूनिवर्स क्या हो गया, मैक्रो हो गया। अगर मान लिया कि ये यूनिवर्स है, तो भाई साहब अब क्या हो गया, ये पूरा बाहर वाला यूनिट मैक्रो हो गया, उसके अंदर जितना है सब क्या हो गया, माइक्रो हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होता जाएगा, छोटा 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 या बड़ा बड़ा बड़ा। बात समझ में आएगा? ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ता है, इलस्ट्रेशन बोलता है, तो क्या समझाता है, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ अ कंज्यूमर एक्सरसाइजेस हिज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट ही मैक्सिमाइजेस हिज सैटिस्फैक्शन इन द गिवन इनकम। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें ना, तो हम एक कंज्यूमर से बात करते हैं, भैया कंज्यूमर 10 रुपया खर्चा कर रहा है तो 10 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, कम क्यों मिल रहा है, ज्यादा क्यों मिल रहा है, कम क्यों नहीं मिल रहा है, ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है, बहुत सारी बातें। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स इज मैक्सिमाइज्ड। एक एग्जांपल लेके समझाया कि भाई जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब देश के रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो रिसोर्स कहाँ यूज हो रहा है, डिफेंस में यूज हो रहा है या कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहा है, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मैक्रो। डिफेंस गुड्स का मतलब हो गया टैंक, डिफेंस गुड्स का मतलब हो गया फाइटर, डिफेंस फाइटर जेट। डिफेंस गुड्स का मतलब हो गया आर्टिलरी, बम बारूद, उसको डिफेंस गुड्स बोलते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स भी बता, कंज्यूमर गुड्स जानते होंगे, कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो नॉर्मल कंज्यूमर यूज करता है वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। दो चार तरह का गुड्स होता है, समझ लीजिए, डिफेंस गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, लग्जरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएंगे। लग्जरी गुड्स समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए कंज्यूमर ज्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है, कंफर्ट गुड्स का मतलब जो नॉर्मल गुड्स होते हैं जिससे कि कंज्यूमर अपने डेली एक्टिविटीज को क्या कर देता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि उसको डेली ह्यूमन एक्टिविटीज कम करनी पड़ती है, दैट आर कंज्यूमर गुड्स, दैट आर कंफर्ट गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री में जो मशीन यूज होती है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरह का गुड्स होता है, हम लोग करेंगे डिस्कस, मैक्रो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो पहला हम लोग बेसिक, अभी तक मात्र हम लोग पहला बेसिक पढ़े हैं कि माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस में माइक्रो छोटे लेवल की स्टडी करता है, मैक्रो बड़े लेवल की स्टडी करता है। माइक्रो एग्रीगेट की स्टडी करता है क्या? नहीं, माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी करता है, मैक्रो एग्रीगेट की स्टडी करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? पढ़े आगे। भाई साहब इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप क्लास में से याद करके चले जाए, दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इतना बोलते हैं। अगला बात बोलता है इकोनॉमिक वेरिएबल और फिर बोलता है इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, भारी भारी शब्द आ रहा है, ध्यान ध्यान समझिएगा। ठीक है, वेरिएबल तो सब समझते हैं, बड़ा डर लगाता है, एक बराबर मान लो, y बराबर मान लो, जो बदल जाता है। वेरिएबल ऐसा है जिधर देखा खीर उधर गए फिर, ठीक है, वेरी कर जाता है हमेशा। वो मतलब क्या है, शादी कर रहे हैं, पहली का लोग है। ठीक है, कभी x बराबर वो 100 हो जाता है, कभी x बराबर 0.1 हो जाता है। ठीक है, तो आइए नहीं हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब इकोनॉमी के वो एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, समझ नहीं आता है। ठीक है, इकोनॉमी के वो एलिमेंट जो सिचुएशन वाइज क्या करते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, इकोनॉमी के वो एलिमेंट, ठीक है, जो सिचुएशन वाइज क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, वो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो आजकल बहुत बदल जाएगा। Microeconomics uses microeconomic variables such as consumer demand, producer supply। बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे तगड़ा स्टडी होता है
वो दो ही चीज का होता है, एक होता है डिमांड का और दूसरा होता है सप्लाई का। और बाकी सारी चीजें डिमांड सप्लाई के ऊपर बाबू क्या होती है, नाचती है। तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है डिमांड और सप्लाई। क्या इंडिविजुअल डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल, ठीक है। आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, जो माइक्रो में इंडिविजुअल था वो मैक्रो में क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया। तुमने क्या किया, स्मॉल मिलाया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं तो क्या बोलिएगा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से वैरी करते हैं। और हमारे हिसाब से क्या, हमारे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ कुछ और मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत लिख दीजिए ये सोडा वाटर है, ठीक है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज, ठीक है, ऐसा मत लिखते चले आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक वेरिएबल समझ में आया, इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होता है, वो चीजें जो सिचुएशन के हिसाब से बदलती हैं। सिचुएशन कैसे चेंज होगा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, हो गया ना वेरिएबल, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, हो गया ना वेरिएबल। चलिए आगे बढ़े, इकोनॉमिक वेरिएबल। तो वेरिएबल के पॉइंट से अगर आपको डिफरेंस लिखने को मिले, माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एजेंट कौन होता है, एजेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, एजेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आइए इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। एक इकोनॉमी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक एजेंट refers to the individual and institutions who take economic decisions। समझ में आया, इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है। हमारे इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल लेवल पे कौन है, फाइनेंशियल अगर एजेंट की बात करें तो निर्मला सीतारमण, बिकॉज फाइनेंशियल डिसीजन किसके हाथ में है, उनके हाथ में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की बात करें तो कौन है, मोटा भाई, ठीक है, मोटा भाई कौन, अमित शाह। और टोटल ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन की बात करें तो दाढ़ी वाले। इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल। अच्छा, इंस्टीट्यूशन भी लिखता है बेटा, ध्यान से, इंडिविजुअल को समझ में आता है, इंस्टीट्यूशन। अब हम कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेटिव है? यस। किसका, इंडिया का, बिकॉज इट इज द एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब समझते हैं, जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो क्या उसके बारे में अगर पढ़ेंगे, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रो में कि मैक्रो में? मैक्रो में पढ़ेंगे, बैंकिंग में वही पढ़ना है, ठीक है। सेबी बता रहे शेयर मार्केट को कौन होल्ड करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो इकोनॉमिक एजेंट है। आइए बोलता है दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट इंक्लूड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक आरबीआई। बोलता है स्टेट क्या होता है, मतलब सोचते हो, स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब होता है सरकारी संगठन, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जहां कानून के हिसाब से काम हो। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब होता है कानूनी संगठन जो किसी न किसी कानून के अंदर चलता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चलता है आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। हाँ, उसका कानून है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, किसके कहने से करेगा, कब नहीं करेगा, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। अगला सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है सेबी एक्ट
93, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वही हर्षद मेहता वाला जो स्कैम 91 में हुआ, उसके बाद सरकार जागी तो उसने क्या बनाया, सेबी बनाया, ठीक है। 92 में, अप्रैल 92 में सेबी का संगठन हुआ, ठीक है। आइए, मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, हाँ नरसिम्हा राव हो गए। आइए, अगला है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ये किस चीज के लिए रूल बनाता है, टेलीकॉम, ठीक है। सारा टेलीकम्युनिकेशन जितना सिस्टम है 2G 3G 4G 5G वो ठीक है, सारा का सारा सिस्टम कौन बनाता है, ट्राई। तो क्या ये इकोनॉमिक एजेंट हैं, क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अगला पॉइंट है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कंपनी वाला तो इन लोगों को भी टैक्स देता होगा, नहीं टेलीकॉम कंपनी वाला इनको टैक्स नहीं देगा, टेलीकॉम कंपनी वालों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी देना होगा, ठीक है। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास में ट्राई की ऑडिट होती है, ट्राई आकर के ऑडिट करती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करने का किसको पावर है, इरडा को, इरडा IRDA, इरडा। बैंकों की ऑडिट कौन करता है, RBI, ठीक है। स्पेशल ऑडिट कौन करता है बैंकों की, RBI। इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कौन करता है, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। एयरपोर्ट की ऑडिट कौन करता है, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे क्या हैं, ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बोलिए भाई जल्दी बोलिए, ठीक है। बढ़े आगे सर, तो हर चीज के लिए अथॉरिटी बना है ना, हर चीज के लिए अथॉरिटी, आप सोच के देख लीजिए, फूड का कौन है, ठीक है। फूड नहीं, फूड तो पता ही नहीं है ना, फूड के लिए तो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। पता ही तो एक स्टैंडर्ड कोड सर, जो उसका क्वालिटी चेक करता है, हाँ, जो उसका क्वालिटी चेक करता है, ठीक है भाई। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। रेलवे कम्युनिकेशन, रेलवे मिनिस्ट्री। टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हर चीज का मंत्रालय, ठीक है। और जहां मंत्रालय नहीं है वहां पे सरकारी संगठन, जैसे स्पेशल बैंकों के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, वो फाइनेंस के अंदर ही आता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना अलग अलग ब्रांचेस बना रखा है। उसने RBI को पावर दे रखा, उसने सेबी को पावर दे रखा, उसने इरडा को पावर दे रखा है, जगह जगह पावर बांट रखा है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आई। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को समझाने में मुझे भी टाइम लगेगा, आपको समझने में भी टाइम लगेगा। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री नापते हैं, डिग्री क्या नापता है, डिग्री हमेशा इंटेंसिटी नापता है, इंटेंसिटी। हम बोलते हैं ना गर्मी कितना डिग्री है, इंटेंसिटी नापता है। ठंड कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, माइनस में चला गया, तो आपके दिमाग में क्या इंटेंसिटी का प्रभाव आता है कि भाई कोई चीज माइनस में चली गई मतलब आदमी क्या होने लगा, शुरू हो गया, जमना शुरू। तो इंटेंसिटी, डिग्री जो है वो हमेशा इंटेंसिटी को नापता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ना और एग्रीगेशन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने की इंटेंसिटी, जोड़ने की इंटेंसिटी माइक्रो में ज्यादा है या मैक्रो में ज्यादा है, आपसे सवाल है। माइक्रो में तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात हम करते कहाँ है, मैक्रो में। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कहाँ हाई होगा, मैक्रो। बोलिए भाई। अच्छा, इसमें और भी हम सवाल करेंगे कि क्या माइक्रो में कोई एग्रीगेशन होता है कि नहीं, करेंगे इसके बाद, आपसे जवाब नहीं मांग रहे, ठीक है। पहले आपको समझाते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स there is a limited degree of aggregation of what, economic variables। अब जानते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होता है, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स का एग्रीगेशन का इंटेंसिटी कम, हम चीजों को कम जोड़ते हैं, ज्यादा जोड़ते नहीं है वहां चीजों को, ठीक है। ज्यादा चीजों को कहाँ जोड़ते हैं,
मैक्रो के अंदर, बिकॉज मैक्रो कहता ही है स्मॉल मिला से याद हो जाना चाहिए, खाली पेपर में नहीं लिख के आना इस बार, ठीक है? पेपर में बिल्कुल मत लिख के आना इस बार। बोलिए सर, पीछे वाला गजब बात कर रहा है, पीछे वाला गजब बात मत करो। आओ आगे। There is a limited degree of aggregation of economic variables compared to macroeconomics. एक लाइन में बड़ी सटीकता से इसमें सारी बातें लिखी, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जोड़ने की इंटेंसिटी कम है, लिमिटेड है। इसका मतलब ये इस बात से डिनाई नहीं कर रहा है ऑथर कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुछ जोड़ते नहीं है, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी चीजें जुड़ती हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितना ब्रॉड लेवल पे जुड़ती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उतने ब्रॉड लेवल पे एग्रीगेशन नहीं होता। क्लियर है? चले आगे बढ़े। बोलता है इलस्ट्रेशन, समझाने की कोशिश में एग्जांपल देता है। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। बोलता है इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर कमोडिटी। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हद से हद कितना बढ़ जाएगा तो वो एक इंडस्ट्री तक की बात कर देगा। अच्छा, इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस पता है? ठीक है, फर्म सबसे छोटा हुआ कि इंडस्ट्री सबसे छोटा हुआ? फर्म क्या होता है? एक इंडिविजुअल सप्लाई पॉइंट या एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन पॉइंट को हम फर्म बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फर्म दिस व्हाट इंडस्ट्री। ठीक है, होंडा क्या है? फर्म है कि इंडस्ट्री? होंडा फर्म है। हीरो क्या है? सुजुकी टू व्हीलर इंडस्ट्री। खुद ही बोल दे, ठीक है? तो बहुत मौका आएगा बेटा बोलने। अभी रुको ना, 5 मिनट में जब तक पिछले क्लास का रिवीजन कराएंगे तब बोलना, भर के मौका जाएगा। आगे बढ़ो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन एक लेवल तक आके रुक जाता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो एग्रीगेशन पूरे कंप्लीट इकोनॉमी तक जाता है। माइक्रो में एग्रीगेशन ऐसे होता है बाबू, जैसे कि एक कंसेप्ट पढ़ाई थे, याद होगा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। पढ़ाई इंडिविजुअल डिमांड में हम बोलते थे कि एक सर्टेन है, बात मत करो सुना, बोलो हमको भाई फैन ऑफ करवा दो, पहला वाला स्विच मत बंद करना, उधर से बंद करो। चलिए, तो ये आपको दो कंसेप्ट माइक्रो में पढ़ाए थे, वहीं से हम एग्जांपल दे पाएंगे। पहला कंसेप्ट पढ़ाए थे इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा कंसेप्ट पढ़ाए थे मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम क्या बोले कि एक सर्टेन प्राइस पे किसी कमोडिटी के एक कस्टमर, एक इंडिविजुअल कितना उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है और खरीदने को तैयार है, ये इंडिविजुअल डिमांड था। और उसी प्राइस पे उस जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स जब खरीदने को तैयार हैं तो उनके सम को जब ऐड कर देते थे तो वो मार्केट डिमांड होता था। अब आप बोलेंगे कि सर मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस समझाइए, ठीक है? तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि मार्केट भी एग्रीगेशन है और एग्रीगेट भी क्या है? एग्रीगेशन है। वहां पे बस यही बेटा इंटेंसिटी का फर्क, डिग्री का फर्क। मार्केट भी तो मैक्रो में ही आ गया ना, उस लेवल पे नहीं आया बेटा माइक्रो, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक रह गया। ठीक है, हम बोले कि मुजफ्फरपुर भर में दूध की कीमत अगर 42 रुपए है, मुजफ्फरपुर भर में दूध का कितना डिमांड होता है? इट इज एन एग्रीगेशन, ये एक एग्रीगेशन है, लेकिन हम पूरे देश भर की बात नहीं किए हैं। लेकिन है तो मैक्रो। हाँ है, ठीक है, हम मानते हैं कि अगर आपका यूनिवर्स छोटा होगा तो वो मैक्रो कंसेप्ट है। तो तभी तो बोल रहा है ना कि ये नहीं कहा जा रहा है कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो में नहीं है, सिचुएशन, ठीक है? माइक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, लेकिन द इंटेंसिटी ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैक्रो। सर तो हाँ, हम जैसे कि अब हम अपने यूनिवर्स में मान लेते हैं मुजफ्फरपुर को, तो नीम चौक से उसका माइक्रो हुआ। बिल्कुल, अगर आपका यूनिवर्स मुजफ्फरपुर है तो नीम चौक बिकम्स माइक्रो, ठीक है? और अगर आपका यूनिवर्स बिहार है तो मुजफ्फरपुर बिकम्स माइक्रो, और अगर आपका यूनिवर्स इंडिया है तो बिहार इज माइक्रो। सिचुएशनल एनालिसिस है, हम आपको हमेशा बोले कि पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सिचुएशनल एनालिसिस, ठीक है? आप कभी भी एग्जैक्ट डिटरमिनेटिंग पॉइंट, एग्जैक्ट
डिटर्मिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, इस चीज को एनालाइज करके चलिएगा। हाँ, यही वजह है कि मैक्रो समझना थोड़ा टफ हो जाता है। सर हाँ, लेकिन जिस सिचुएशन का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें तो लार्ज स्केल पे मुजफ्फरपुर ही आ रहा है ना, तो अपना यूनिवर्स तो मुजफ्फरपुर ही हुआ, तो वही ना मैक्रो हुआ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उस मैक्रो के तो वही तो बात कर रहे हैं ना बेटा, कि जब भी हम मैक्रो पकड़ेंगे लेवल ऑफ एग्रीगेशन बड़ा ही होगा माइक्रो के बनने, यही कहने की बात हो रही है। सर माइक्रो में एग्रीगेशन हो कहाँ रहा है? माइक्रो में एग्रीगेशन हो रहा है बेटा, कहाँ? कहीं बताए। जैसे नीम चौक से अगर हम सिर्फ तुमको बोले कि तुम नीम चौक से अवलिया बाजार तक का डिमांड निकाल दो, तो पूरे मुजफ्फरपुर का में से, पूरे मुजफ्फरपुर का ऐसे यूनिवर्स में से हम एक सेगमेंट को बताएंगे। ठीक है, एग्रीगेशन तो माइक्रो में है ही है बच्चा, नहीं का सवाल ही नहीं होता है। यही समझाना तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि माइक्रो पकड़ोगे तब भी एग्रीगेशन है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ एग्रीगेशन क्या है? कम। अच्छा, अगर मान लीजिए वही अगर माइक्रो मैक्रो ही कर रहे हैं तो 10 आदमी का लेंगे तो उसमें एक आदमी माइक्रो हुआ, बिल्कुल, तो वहाँ पे एग्रीगेशन वहाँ एग्रीगेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कम हुआ ये जीरो। ठीक है, इतना छोटा लेवल ऑफ यूनिवर्स हो गया कि तुम्हारा इंडिविजुअल यूनिट क्या हो गया? ठीक है, वहाँ लेवल ऑफ एग्रीगेशन तुम्हारा माइक्रो में क्या हो? बढ़िया आगे, कोई दिक्कत? तो भाई अगर सिंपल कंसेप्ट हम बोले तो भाई इकोनॉमिक वेरी, अच्छा देखो ना, सिंपल सी बात है ना कि यूनिवर्स जितना छोटा होगा ना, इंडिविजुअल माइक्रो कंसेप्ट तुम्हारे का एग्रीगेशन तुम्हारा उतना वीक होता चला जाएगा, और यूनिवर्स जितना बड़ा होगा तुम्हारा इंडिविजुअल माइक्रो कंसेप्ट का भी एग्रीगेशन कुछ ना कुछ तुमको दिखाई दे। ठीक है, बढ़ते चला जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? हमारा माइक्रो मैक्रो है तो काहे उसका वो जो सीन हो रहा था वो सब माइक्रो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही वो सब उसका माइक्रो हो और न्यूक्लियस के आगे पीछे टक्कर हो गया सर। साइंस जानते हैं हम भी। हम तो सर सुन लिए थे वीडियो में, बोल दिए जाने दीजिए ना, अपना करिए ना, पैसा भी नहीं दिया उसको। डिफरेंट वो नाम देगा भाई, दो साइड में फोटो खिंचवाएंगे। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, आइए डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। अब दो चीजें आती हैं, एक होता है कि भाई केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, जो कोटा फैक्ट्री वाले मास्टर बोलते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ केमिस्ट्री देयर इज एक्सेप्शन, एंड व्हेनेवर देयर इज इकोनॉमिक्स देयर इज अजम्पशन। ठीक है, जहां केमिस्ट्री है वहां एक्सेप्शन है, ठीक है, जहां इकोनॉमिक्स है वहां अजम्पशन। ठीक है, समझना आपको पड़ेगा, मतलब कभी ये अजम्पशन काम आ जाएगा, कभी ये अजम्पशन बोलेगा कि यही होगा, अगले पॉइंट पे जाके वो अजम्पशन बोलेगा तुम जो पीछे अजम्पशन लिए तो बिल्कुल ही गलत है, ये होगा। जैसा उसके साथ केमिस्ट्री में हो रहा था बेचारे के बनाना बॉन्ड। ठीक है, सब लोग देखे हो ना, हाँ, छोटा फैक्ट्री बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो भाई लेकर के आता था एक्सेप्शन पेपर, पता चला जा गलत एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन हो गया। हाँ, तो एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन था, यहाँ अजम्पशन में भी अजम्पशन हो गया। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा, माइक्रो बोले हैं, मैक्रो नहीं बोले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा अजम्पशन क्या होता है? इंडिया नेशनल लेवल पे नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा अजम्पशन होता है दैट इंडिविजुअल इज रेशनल। इंडिविजुअल इज रेशनल, रेशनल का मतलब बुद्धिमान, रेशनल का मतलब ये नहीं हो गया नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वो रेशनल नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल इज रेशनल का मतलब होता है मनुष्य बुद्धिमान है। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल अपने ऊपर दो चादर ओढ़ सकता है, पहला वो कंज्यूमर हो सकता है, दूसरा वो प्रोड्यूसर। पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो ही चीज तो है, एक इंडिविजुअल एक समय जब डिमांड कर रहा होगा तो कंज्यूमर होगा, और जब प्रोडक्शन सप्लाई कॉस्ट कर रहा होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। तो भाई इंडिविजुअल दो ही चीज हो सकता है, या तो कंज्यूमर जब आप यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब आप डिमांड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब आप मार्केट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और वही बंदा हो गया प्रोड्यूसर जब आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं या कॉस्ट पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू पर। ठीक है, तो माइक्रो में जब आप कंज्यूमर हैं तब भी आप बुद्धिमान हैं, because a consumer always wants to spend each and every penny with the level of utilization what he or she is getting. यूटिलिटी पूरा यूटिलिटी
या आपने शब्द सुना होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो भाई बुद्धिमान है सब ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला प्रोड्यूसर, मिनिमम कॉस्ट, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो भैया कंज्यूमर भी रेशनल है, प्रोड्यूसर भी रेशनल है। ये सबसे बड़ा अजम्पशन है किस चीज का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी अपने बहुत सारे अजम्पशंस हैं। हर चैप्टर में हम लोग अजम्पशन पहले पढ़ेंगे और फिर उस चैप्टर का पूरा क्या करेंगे, अपना स्कोप रखेंगे, ठीक है। आइए, बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। डिफरेंट अलग अलग सेट ऑफ अजम्पशंस हैं और चैप्टर को समझने से पहले अजम्पशंस को समझना जरूरी है। जैसे क्लास 9 में आप लोग मैथ्स पढ़ते थे, ठीक है, पढ़े होंगे। सबसे ज्यादा कष्ट क्लास 9 ही दिया होगा जब 22 को थ्योरम आप लोग सर्किट में पढ़े होंगे, ठीक है। टेंशन नहीं होगा सर, हम समझ रहे हैं आपके दुख को, हमको भी बहुत दुख हुआ था क्लास 9, ठीक है, जब 22 को सर्किल का हम लोगों को थ्योरम पढ़ना पड़ा था। जिंदगी में उसका एक भी थ्योरम यूज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, 22 थ्योरम है सर्किल, ठीक है। उसमें आपको पढ़ना पड़ता है गिवन, टू प्रूव, अज्यूम्ड टू, पढ़ना पड़ता है बिल्कुल, ठीक है। वैसे और लास्ट में हेल्प प्रूफ, ठीक है, उसी वाला भी कॉपी रबड़ देता है। और हम क्या किया करते थे, पता नहीं आंसर जो भी लिख दे, ठीक है, लास्ट में हेल्प प्रूफ जरूर लिखा कि अगर टीचर ऊपर से नीचे खाली देख लिया तो देख रहे कि हाँ, ठीक है, उसपे वो होता था एस से एस कंग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है, अगला कुछ तो किया है, ठीक है, और लास्ट में उसका प्रूफ आ गया है। यही करने से हमको 45 नंबर है। ठीक है, आइए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी वैसे ही अजम्पशंस हैं बेटा, अजम्पशंस, ठीक है, लेकिन यहाँ लॉजिकल अजम्पशंस है। ये ऐसा नहीं कि एक नीचे लाइन उसके ऊपर एक खड़ा लाइन तो परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल अजम्पशंस है। तो वहाँ भी कुछ लॉजिक रहा होगा, हमारे टीचर ने नहीं समझाया था। तो बोलता है सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ वेरिएबल्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मान लिया जाता है। हम इसका एग्जांपल तुरंत देते हैं, आगे निकलते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं चेंज इन शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, याद आ रहा है, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ाए थे जिसमें ऐसे वाला केस बताए थे कि ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व से ही ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और एक में डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो जाता था। तो जब मूवमेंट पढ़ाए थे तो बोले थे अज्यूम दैट ऑल द अदर देन प्राइस फैक्टर रिमेन स्टेबल, ठीक है, ऑल द अदर देन प्राइस फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई अजम्पशन था ना, मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स इज कांस्टेंट, नेचर टेस्ट, नेचर प्रेफरेंस इज कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब याद है आपको, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर वहां वेरिएबल था, वो कौन सा फैक्टर था, प्राइस फैक्टर वेरिएबल था। वही बोलता है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर कंसेप्ट के साथ एक सेट ऑफ अजम्पशन चलता है। आगे बोलता है वेयर एज दे आर अज्यूम्ड टू बी चेंजिंग in macro, similarly certain variables that are assumed to be constant in macro are assumed to be changing in micro। ये अभी हम लोग ड्यू कोर्स ऑफ मैक्रो में इस चीज को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है वो हम समझा देते हैं। कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जिन चीजों को हम कांस्टेंट अज्यूम करके काम करते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चीजें वेरिएबल हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और जो जिन चीजों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कांस्टेंट मानते हैं वो कुछ चीजें माइक्रो में वेरिएबल हो जाया करती हैं, ठीक है, अपोजिट, यस, ठीक है। ये हम अभी एग्जांपल देके नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हम उलझ जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम 2 मिनट के लिए रुकते हैं, जब यहाँ पे जहां पे हम इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, वहां पे हम आपको समझा देंगे कि देखिए बेटा ये माइक्रो
माइक्रो में कांस्टेंट था, मैक्रो में क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। हम समझाएंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जहां पे हम लोग इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। ये बात क्या कहता है वो समझ में आए कि देयर आर assumptions in micro and macro as well, but the things which are assumed to be constant in micro may change in macro, and those which are assumed to be constant in macro may change in micro। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? बोलिए भाई। चलिए आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन, आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं कहीं आपको समझ में आ जाए। यही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है इलस्ट्रेशन के अंदर। बोलता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट while these are important variables in macroeconomics। दूसरी बात, in macroeconomics distribution of output and income is taken as constant while it is an important variable in microeconomics। ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छा आपको तब समझ में आ पाएगा जब हम 3-4 क्लास आपको मैक्रो में और क्या कर चुके होंगे, बढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझिए कि बोथ माइक्रो एंड मैक्रो हैव देयर सेट ऑफ ओन assumptions, but the assumptions which are prevailing in microeconomics may fail in macroeconomics and the assumptions which are prevailing in macroeconomics may fail in microeconomics। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? दोनों अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जनरेशन गैप पे दोनों, एक वो दादाजी है, वो पोताजी है। आइए, सेंट्रल इशू का मतलब ये नहीं कह रहा है कि भाई केंद्र में क्या इशू है, ये बात क्या है, बोलता है ये बात कर रहा है कि व्हाट इज द फोकल पॉइंट ऑफ ए स्टडी ऑफ माइक्रो फोकल। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्टडी ऑफ माइक्रो, केंद्र बिंदु। आप समझ में आता है? मतलब जैसे कि मार्केट में आप घूम रहे हैं, मोती झील में आप हैं, तो आपका केंद्र क्या होता है? अगर आप रोड पर मंडराने के पर्पज से गए नहीं तो आपको बड़ा रोड है, और जो बच्चे एनएसपी नहीं समझ पाए वो बाहर हमसे कांटेक्ट करें। वीडियो चल रहा है, वरना पॉज कर दे, वीडियो पॉज नहीं समझ पाए क्या? वो पूछ रहे वहाँ पे रेट ज्यादा है। चलो, तो फोकस पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि आपका माइक्रो और मैक्रो का मेन स्टडी का एलिमेंट क्या है। क्या दोनों का स्टडी का एलिमेंट सेम है या दोनों का स्टडी का एलिमेंट अलग अलग? ठीक है, बोलता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा, संसाधन का प्रॉपर बंटवारा हो जिससे लोगों की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी कम हो जाए। मतलब रिसोर्सेज इस तरीके से लोगों के बीच में बांटे जाएं, समझ रहे हैं ना? रिसोर्सेज इस तरीके से लोगों के बीच में बांटे जाएं कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, कम से कम हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के सारे जो उनके नीड्स हैं या वांट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर या फोकल पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो रिसोर्सेज सबको बांटते हैं। हाँ, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इकोनॉमी शुड गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बोलता है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो को समझिए, माइक्रो को समझना आसान है बेटा, मैक्रो को समझना आसान नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब हम मेरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, MI माइक्रो बोल रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इतना सा ऑब्जेक्टिव होता है कि देश के संसाधनों को, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से बंटवारा किया जाए कि जो जेन्युइन
नीड्स हैं ह्यूमन की, वो सारी नीड्स प्रॉपरली क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं विथ मिनिमम डिफरेंशिएशन। मिनिमम डिफरेंशिएशन का मतलब कि जो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो कम से कम हो। ये सेंट्रल पॉइंट है माइक्रो के स्टडी का। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी इसी के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती है। ठीक है, एंड द टू मेन you can say the two main branches which erupt out from there is customer satisfaction and profit maximization. ठीक है, on the consumer's note it is customer satisfaction, on the producer's note it is profit maximization. बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। माइक्रो क्लियर है। अब मैक्रो, अब मैक्रो का क्या है, मैक्रो का जो फोकल पॉइंट है दैट चेंजेस विद इकोनॉमी टू इकोनॉमी। ठीक है, बट the general objective, GENERAL, general objective is maximization of output, maximization of output with generation of maximum employment. ठीक है, maximization of output with generation of maximum employment, because it will strengthen the total economy, it will strengthen the whole universe. Sir, output means production and income. नहीं, आउटपुट का मतलब आपको हमेशा प्रोडक्शन। ठीक है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बेटा बच्चा अपने आप इनकम क्या हो जाए, क्योंकि ये पूरा ट्रेड साइकिल है। ठीक है, तो माइक्रो का फोकस पॉइंट सिर्फ रिसोर्सेज का बंटवारा है ताकि लोगों को कम से कम चॉइस मेकिंग करना पड़े, और मैक्रो का फोकस पॉइंट ओवरऑल इकोनॉमी का क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, और इकोनॉमी का ग्रोथ पॉसिबल है whenever there is a growth in output, because when output will increase it will employ more factor of production. Factor of production समझते हो ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा लोग चाहिए होंगे, उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उतने ज्यादा लोगों को कमाई होगी, जितनी ज्यादा कमाई होगी उतना ज्यादा पॉकेट में पैसा होगा, जितना पैसा बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ेगा, जितना डिमांड बढ़ेगा फिर उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट साइकिल। कौन सा साइकिल बोलते हैं, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट साइकिल। ठीक है, तो ये मैक्रो का फोकस पॉइंट है। बोलिए भाई, यहां तक समझने में किसी को परेशानी? ठीक है, चल रहा है एकदम आराम। आइए, मेथड ऑफ स्टडी, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, मेथड ऑफ स्टडी, हर चीज की एक वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी समझते हो बच्चा? क्या होता है वोकैबुलरी का मतलब? हाँ, मतलब वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। ठीक है, जैसे फिजिक्स का वोकैबुलरी मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, पेंडुलम। आजकल बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश की वोकैबुलरी ABCD। ठीक है, वर्ड, सेंटेंस। वैसे ही हर चीज का एक मेथड होता है पढ़ने का। बोलता है मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज often described as general equilibrium analysis. बोलो तो हर General equilibrium। ठीक है, general equilibrium analysis। ठीक है, on the other hand, बताते हैं क्या होता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। On the other hand, method of study in microeconomics is often described as partial equilibrium analysis. बारी बात सब समझ रहे हैं? लग रहा है कि इकोनॉमिक्स चल रहा है, बहुत पता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, बोलता है जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ना, तो हम एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनका सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर, चाहे ये कंज्यूमर है चाहे ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, अगर कंज्यूमर है तो मैक्सिमम यूटिलिटी, और अगर प्रोड्यूसर है तो मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई दिक्कत? बताओ
बताओ ये जनरल है या Partial है। पार्शियल? बिकॉज हमने एक सेगमेंट को पकड़ा और उस सेगमेंट की एनालिसिस करके उस सेगमेंट को इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द पोजीशन वेयर समवन गेट्स द मैक्सिमम थिंग, ठीक है? क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम का मतलब तो एक्चुअली क्या होता है वो बता दें। एक्चुअली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ रेस्ट, ठीक है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ रेस्ट, REST, रेस्ट, जहां आदमी जाके कहाँ जाना चाहता है, ठीक है, रुक जाना, हाँ, हमसे गया है। कोटा फैक्ट्री में एक एपिसोड। हाँ, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अब हम बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, रुक जाए यहीं पर जमाना, ठीक है? क्यों 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 समझ रहे हैं? क्यों? बिकॉज हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम, ठीक है? और चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन अटेन्स दैट पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू रेस्ट देयर, ठीक है, रुकना चाहता है, बोले थम जाएगी सफर, हाँ वही वाला बात। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एक मिनट, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जब हम इकोनॉमी के किसी पार्टिकुलर सेगमेंट के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, रौनकपुर जी इतना भी गड़बड़ नहीं पड़ा, ठीक, पता नहीं, मतलब इस पोजीशन में अगर तुमको नींद आ रहा है भाई साहब तो दिक्कत है, तो फिर तो कुछ ठंडा गर्म लेके आया करेगा। बच्चा लोग, बहुत सारा बच्चा लोग थ्योरी पेपर में चांद पे जाता है, हमको पता है, ठीक है? बहुत लोग अपना जीवन का सपना बनाता है, ये भी पता है, ठीक है? लेकिन यहाँ तो पढ़ो, ज्यादा फायदा होगा, ठीक? और भाई साहब ये टॉपिक समझ के भी खुद से नहीं समझ पाओगे बच्चा, ठीक है? ऐसा टॉपिक है कि खुद से नहीं समझ पाओगे, ठीक है? और एक चीज अभी तक इतना ज्ञान तो आ ही गया होगा कि यूट्यूब पे जो लोग क्लास बेच रहा है, ठीक है, उन लोग इतना ज्यादा डिस्कशन में नहीं आता। अरे नहीं करता सर, नहीं करता बाबू, ठीक है? उसके बाद उसको ऐसे ही पैसा मिल रहा होता है, डिस्कशन में जाएगा, ठीक तो बोल कौन रहा जो कभी देखा नहीं? आओ, ठीक है, चलो। तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉइंट स्पेसिफिक हम चले जाते हैं, पॉइंट स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक, कंज्यूमर स्पेसिफिक, प्रोड्यूसर स्पेसिफिक, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल आइडिया, जनरल, ठीक है? कंट्री स्पेसिफिक, इकोनॉमी स्पेसिफिक, ठीक है? देश में एक ऐसी पॉलिसी जहां पे सबको क्या होगा, फायदा होगा, सोशल वेलफेयर, टोटल वेलफेयर, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ स्टडी, पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में क्या फर्क होता है, देख लीजिए। बोलता है पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, एक जगह से, एक इंडिविजुअल का, एक मार्केट का, एक इंडस्ट्री का, एक फर्म का, ठीक है? वो हो गया पार्शियल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? जनरल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट्स इन द इकोनॉमी, मतलब पूरे सेगमेंट को जब हमने क्या कर लिया, उठा लिया, चाहे वो टू व्हीलर इंडस्ट्री हो, फोर व्हीलर इंडस्ट्री हो, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो, कोई सी इंडस्ट्री हो, व्हेनेवर देयर इज इक्विलिब्रियम ऑल ओवर द इकोनॉमी, देन इट्स कॉल्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत यहां तक समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब लग रहा है क्या हुआ जो नहीं समझ आया हमसे कुछ होना? अरे नहीं सर, इसको दूसरा चीज समझा रहे थे सर, जैसे कि जैसन का दुकान है ना सर, वो हुआ सर माइक्रो, और सर प्रोडक्ट इन्वर्टर का फैक्ट्री हो गया सर, वो माइक्रो का फैक्ट्री, समझा? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लुमिनस हो गया माइक्रो, और जितनी इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है सबको अगर जोड़ दिए तो क्या क्या माइक्रो। और लास्ट माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है? पैराडॉक्स, ठीक है? बता रहे पैराडॉक्स, ठीक है? वो राह जो यहाँ से वहाँ जाती है लेकिन वहाँ से यहाँ नहीं आती। अच्छा सर, एक तरफा, ठीक है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से चले तो वहाँ निश्चित पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ से चले तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। मतलब हम सही से बता रहे हैं, ठीक है? वापस नहीं आ सकते, मतलब एक ऐसा कथन, एक ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिनेरियो में बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड, वर्ड जो यूज होता है वो वर्ड यूज होता है अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल और अ सेइंग, सेइंग का मतलब कोई कही गई बात, which is well established in microeconomics
macroeconomics give a certain failure in macroeconomics और vice versa। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक्स का कथन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बट वही चीज अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो में कह दी जाए तो बिल्कुल ही विपरीत प्रभाव दे देगा। तो वही हुआ ना, जिस रास्ते से जिस जगह से हम वहां पहुंचे थे वो वापस हमारी घर की ओर नहीं आ पाया। अब इसका हम एग्जांपल दे देते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कहता है कि सेविंग्स इज वेरी गुड। सेविंग्स का मतलब पैसा बचाना, ठीक है। हम लोग में से हर आदमी सेविंग्स के लिए मर रहा है, ठीक है। हर आदमी क्या चाहता है, 100 रुपया पॉकेट में, उसमें 50 रुपया क्या हो जाए, बच जाए, ठीक है। तो अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेविंग्स इज एन एप्रिशिएटेड कंसेप्ट, बहुत ही एप्रिशिएटेड कंसेप्ट है सेविंग्स। मतलब लोग कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति सेव करेगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, लेकिन मैक्रो में ये चीज बिल्कुल गलत है। पैसा का फ्लो बढ़ाओ, पैसा का फ्लो बढ़ाओ। बोलता है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स सेविंग्स इज जस्ट अ वेग कंसेप्ट एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज अगर हर व्यक्ति ही सेव करने लगेगा तो सोचो ना, फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कंजम्पशन, साइकिल क्या हो जाएगा? साइकिल रुक जाएगा तो देश का ग्रोथ रुक जाएगा। तो भाई साहब ये इकोनॉमिक्स के माइक्रो के कंसेप्ट में बड़ा तगड़ी बात थी कि सेविंग्स होना चाहिए, बिकॉज ये इंडिविजुअल व्यक्ति की एबिलिटी को क्या करता है। लेकिन जब ये मैक्रो में आ गया तो वो डगर जो मेरे घर से वहां जाती है वापस मेरे घर नहीं आती, ठीक है। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडाइम, ठीक है। समझ लीजिए, आप एक बार लाइन पढ़ लीजिए। व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल, जो माइक्रो के लेवल पे एकदम लॉजिकल लगता है, एकदम सटीक लगता है, ठीक है, मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। बोलता है इफ एन इंडिविजुअल सेव मोर, बता दिए वही एग्जांपल, ठीक है, वही एग्जांपल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल, ठीक है। चले, तो यहां तक हम लोगों का दो चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली। पहला व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली व्हाट इज द डिस्टिंक्शन पॉइंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कल ये चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर को ओवर करके इसके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में नहीं है, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्वेश्चन हैं इसके वो डिस्कस कर लें, ताकि आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चलिए पॉज करो।